नमस्कार। ईटीवी भारत में आपका स्वागत है और मैं हूं सचिन शर्मा। आज हमारे साथ हैं आईआईटी जेईई की तैयारी कराने वाले प्रसिद्ध संस्थान सुपर 30 के संस्थापक आनंद कुमार। सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करने से पहले मैं अपने दर्शकों को हमारे आज के मेहमान के बारे में बताना चाहता हूं। आनंद कुमार सुपर 30 के फाउंडर हैं। इसके जरिए हर साल 30 बच्चों को चुना जाता है और फिर आनंद कुमार उन्हें आईआईटी जेईई की तैयारी कराते हैं। उनके ऊपर हाल ही में फिल्म भी बन चुकी है। इस फिल्म में ऋतिक रोशन ने आनंद कुमार जी का किरदार निभाया था। देश के साथ विदेश में भी प्रसिद्धि प्राप्त कर चुके आनंद कुमार ने कई बच्चों का जीवन बदला है। सुपर 30 के आनंद कुमार की कहानी हम कई जगह पढ़ भी चुके हैं कि कैसे वे सुविधाओं से वंचित परिवारों के 30 बच्चों को हर साल अपनी कोचिंग में मुफ्त में आईआईटी जेईई की तैयारी करवाते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, इन बच्चों को अपने घर पर रखते हैं और खुद आनंद जी की माँ उनके लिए भोजन भी बनाती है। वे काफी परोपकार कर रहे हैं, लंबे समय से कर रहे हैं, लगभग 2 दशकों से। तो आइए आनंद जी से सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। आनंद जी, मेरा आपसे पहला प्रश्न है कि आपके लिए कहा जाता है कि आपके पिता के जाने के बाद आपने अपने घर की सारी जिम्मेदारी उठाई। आपने इसके लिए रामानुजम स्कूल ऑफ मैथमेटिक्स नाम का एक क्लब खोला। या आपने प्रोफेसर की मदद से मैथ के छात्रों को आपने ट्रेनिंग दिलवाई और आपने एक भी पैसा कभी किसी से नहीं लिया। दिन में आप अपने क्लब में पढ़ाते और शाम को अपनी माँ के साथ पापड़ बेचा करते थे। अपने इस बचपन की संघर्ष की कुछ कहानी के बारे में कुछ रोचक चीज बताना चाहते हो तो बताइए। पहले तो मैं आपका धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप ऐसे अच्छे पत्रकार से मुझे कुछ बातचीत करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। आपकी चर्चा हमेशा सुनते थे, लेकिन आज ही मुलाकात हुई। तो मैं ये बताना चाहूंगा कि बचपन की बहुत सारी यादें हैं। आज भी बहुत सारे युवा विद्यार्थी है, युवा है, जो इस कोरोना काल में कहिए या कई कारणों से निराश हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं। तो मैं बताना चाहता हूँ कि हमारी परिस्थिति इससे भी खराब थी। पिताजी गुजर जाएंगे ये कभी हम लोगों ने सोचा नहीं था। बातचीत कर रहे थे, खाना खा रहे थे, उनको इस बात की चिंता थी कि बेटे को मैं एडमिशन के बावजूद कैम्ब्रिज नहीं भेज रहा हूँ, और ये चिंता के चलते उनकी मृत्यु हो गई। अब बताइए कि ऐसी परिस्थिति में जिसके लिए मेरा परिवार दूर दूर तक मेंटली नहीं तैयार था कि क्या होगा, कैसे होगा, क्या पिताजी गुजर जाएंगे, कभी हम लोगों ने नहीं सोचा था। सडन हार्ट अटैक आया उनको। तो उसके बाद सारी घर की जिम्मेवारियां मुझ पर चल आई। मेरा एक छोटा भाई था जो म्यूजिक सीखता था। तब भी हमने सोचा कि चलो भाई, पढ़ाई को आगे जारी रखा जाए। जो मेरा ड्रीम है, जो हमारे फादर ने ड्रीम देखा है कि तुमको टीचर ही बनना है, तो उस टीचिंग के ही काम को आगे बढ़ाना है। तब हमने क्लब के जरिए बच्चों को पढ़ाना स्टार्ट किया। लेकिन पिताजी के जगह पर सरकारी नौकरी मिल रही थी। अनुकंपा के आधार पर मिलने वाली नौकरी पर बहुत दबाव था कि कर लो बेटा, कर लो, कल परिस्थिति खराब हो गई, खाओगे कहाँ से, पापड़ नहीं बिकेगा तो क्या होगा। तो ऐसी कई बातें थी, ऐसे प्रश्न सामने आके खड़े थे जिनका उत्तर मुझे नहीं मिलता था। लेकिन मन में एक विश्वास था, कॉन्फिडेंस था, आत्मविश्वास जिसका नाम आप दे सकते हैं कि नहीं, अगर आप मेहनत करेंगे, कुछ अच्छा करेंगे तो जरूर अच्छा होगा। तो फिर हमने बच्चों को पढ़ाना स्टार्ट किया सुपर 30, और 30 बच्चे घर पर रहने लगे। जैसा भी आपने बताया, माताजी भी तैयार हो गए कि भाई मैं बच्चों को खाना खिलाऊंगी और मेरा भाई देख रेख के लिए तैयार होंगे। तो इस तरह से जिंदगी की यात्रा की शुरुआत हुई। तो आपने अपने पिता से प्रेरणा ली और सबसे बड़ी बात कि उन्होंने आपको अगर शिक्षक बनाना चाहा तो आप बने भी, और आप शिक्षक ही नहीं बने, शिक्षकों के लिए उदाहरण भी बने हैं। बहुत अच्छी बात है। आपकी माँ के, आपने भी अपनी माँ का जिक्र किया और आपके लिए पूजनीय है वो। तो आपकी माँ के अनुसार आप एक शरारती और उत्सुक बालक थे। वो बालक जो जानना चाहता था कि मोटर गाड़ियां पेट्रोल से क्यों चलती हैं, पानी से क्यों नहीं। जो जानना चाहता था कि टॉर्च और रेडियो को बैटरी की जरूरत क्यों पड़ती है। तो क्या आनंद शुरुआत से ही ऐसा शरारती और उत्सुक बालक था? हाँ, थोड़ा सा तो थे। घर में बदमाशी चलती थी, लेकिन ऐसी बदमाशियां जिसकी चर्चा आपने की। जैसे हमारे घर में एक ट्रांजिस्टर था। पिताजी कहे कि भाई मुझे दहेज में कुछ नहीं मिला, एक ट्रांजिस्टर मिला। वही ट्रांजिस्टर को हम लोग सुनते थे। लेकिन थोड़े बड़े हुए तो उत्सुकता हुआ, ट्रांजिस्टर कैसे होता है, क्या होता है, उसको खोला, पाठ पुर्जा उसको अलग किया, फिर ठीक किया, फिर अलग किया, फिर ठीक किया, फिर अलग किया, फिर वो कभी ठीक नहीं हुआ। तो वो जो इतनी पुरानी यादें थे, वो रेडियो घर में था, ट्रांजिस्टर वो टूट गया हमारे चक्कर में। वैसे कई चीजों को तोड़ा, कई चीजों को हमसे चलते वो खराब हुई चीजें, लेकिन हर चीजों से सीखने का प्रयास किया। और शायद वही हमारी उत्सुकता ही एक वजह थी कि हाउ एंड व्हाई, किसी कॉन्सेप्ट का कैसे जाने, किसी चीज को डिटेल में समझे। ये अभ्यास
बचपन से ही आया। तो इसमें एक मैं आपसे एक रोचक किस्सा सुनना चाहूंगा। ऐसा मैंने सुना है कि आनंद ने अपने बचपन में, एक छोटा जो आनंद था, आनंद कुमार ने अपने खतरनाक प्रयोग से गौरिया मठ, जहाँ आपका घर था, पूरा इलाका हिला दिया था। तो उस बालक आनंद की उस क्या शरारत थी, जरा उसके बारे में बताइए। बहुत अच्छी बात आपने कही, और ऐसे बहुत अच्छा लगा कि आप हमारे बारे में इतनी जानकारी रखते हैं, इसलिए बहुत सुन के अच्छा लगा। सच में मैं गौरिया मठ चौराहे के पास एक छोटा सा 1.5 कमरे के मकान में मेरा परिवार रहता था। रेलवे लाइन बगल में, चूंकि पोस्ट ऑफिस बगल में था आरएमएस, तो पिताजी वही डाक विभाग में कार्यरत थे, तो आने जाने में उनको बहुत सुविधा होती थी, वहां रहता था। जब भी ट्रेन आती थी जाती थी तो रेल की पटरी इतनी हिलती थी कि लगता था कि भाई भूकंप आ गया। लेकिन मोहल्ले वाले भी बहुत प्यार करते थे। तो एक बार क्या हुआ कि सब मोहल्ला वाला का कुछ लड़का बोला कि देखो, हम यहाँ पर बॉल बत्ती कुछ नए तरीके से सजाना चाहते हैं। उस समय 6ठी क्लास में पढ़ते होंगे, तो माहौल इसको थोड़ा सा बनाओ। 2-3 बच्चा ही बोला, तो कुछ पैसा हम लोग कलेक्ट करके सीरीज बॉल बत्ती वगैरह खरीदे, उसको अच्छे से पूरा मन से बनाया। और जैसे ही हमने बिजली का लाइन दिया, भड़ाम से करके पूरे मोहल्ले का फ्यूज ही उड़ गया। तो ये आज पहली बार हमको शेयर करने का मौका, मैं बहुत डर गया, वहां से भाग गया कि अब जो होगा देखा जाएगा। फिर मोहल्ले वाले झूठे सब लोग, बिजली मिस्त्री को बुलाया गया, तो लोग आके, कारीगर लोग उसको ठीक किया। तो ऐसी घटनाएं घटते रहती थी, और आदमी सीखता भी उसी पे है। लेकिन हमारा कोई और भटकाव नहीं था, हमेशा बिजली बत्ती से रिलेटेड चीजें, विज्ञान से रिलेटेड चीजें, बाद में फिर गणित से रिलेटेड चीजों पर ही मैं फोकस रहा। बढ़िया। तो आनंद जी, जैसे आपने बताया कि आप जिज्ञासु थे, उत्सुक थे, और आपने अपने प्रयोग से अपने पूरी कॉलोनी को हिला दिया था। इसके अलावा, ये साइंस के सब्जेक्ट्स हो गए, इसके अलावा आपके संगीत में भी रुचि थी। आपने मात्र 11 वर्ष की आयु में पटना के मशहूर रविंद्र भवन आर्ट थिएटर में आयोजित तबला वादन प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार भी जीता था। तो क्या आपकी ये संगीत की, गाने बजाने की रुचि अब भी आपकी जीवित है, ये रुचि? अब बहुत अच्छी बात आपने पूछी, आपने तो दिल छू लेने वाली बात की। सच बता रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके। बहुत जगह इंटरव्यू देने का मौका मिलता है, लेकिन आज तो बहुत अच्छा लग रहा है। बचपन की यादें आपने ताजी कर दी। तो उस समय क्या था कि पिताजी हमारे शौकिया वायलिन बजाते थे, और पिताजी कहते थे कि देखो, गरीब आदमी कभी वायलिन बजाता नहीं, लेकिन फिर भी मेरा शौक है तो मैं बजाता हूँ, क्योंकि मेरा शौक है। और बेटा, जीवन में वही काम करना चाहिए जिस फील्ड में तुम्हारा शौक है। तो उनको वायलिन बजाते थे। चाचा जी भी हमारे एक थे जो तबला बजाते थे। तो घर में संगीत का माहौल था। मेरा भाई वायलिन सीखता था बहुत सीरियसली, तो मैं भी थोड़ा बहुत तबला बजाया करता था। तो शौक तो फिर साइंस की ओर, मैथमेटिक्स की ओर बढ़ता गया, और फाइनली मैं कोई संगीतज्ञ नहीं बना, लेकिन सफल श्रोता जरूर बन गया हूँ। आज भी गजल हो या क्लासिकल हो या फिल्मी गाने सुनता हूँ, तो समझता हूँ कि कौन ताल में है, क्या लय है, स्वर में है या नहीं है। ये सब समझ हो जाने से बड़ा मजा आता है सुनने पे। तो हम दर्शकों से, ईटीवी के सारे तमाम दर्शकों से रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि अपने बच्चों में भी संगीत का इनपुट जरूर डालें, और जिसके जीवन में संगीत है ना, उसका जीवन बड़ा शांत और कूल रहता है। और आज के बच्चे देखिए, वीडियो गेम में व्यस्त रहते हैं, बड़ा चिड़चिड़ापन उनमें आ गया है, चिड़चिड़े हो गए हैं। इन तमाम चीजों से बचाने का एक ही मात्र रास्ता है कि उनको संगीत से जुड़िए। संगीत सुकून देता है, संगीत लोगों को सोचने की क्षमता विकसित करता है, और संगीत एकदम कूल रखता है। तो संगीत बहुत लाभदायक है, एक अच्छा दोस्त है। ये मुझे अच्छा लगा कि आपका ये शौक अभी तक बरकरार है, और श्रोता आप हैं, और क्लासिकल संगीत और इस सबको आप पसंद करते हैं, बहुत अच्छी बात है। एक और आपने अच्छी बात बोली, जो प्रकृति का भी संगीत है। आप खाली पानी की कलकल सुन लें, कि अगर बरसात हो रही है उसकी आवाज सुन लें, किसी चिड़िया का कूकना या चहकना सुन लें, उसी से मन शांत हो जाता है। तो निश्चित रूप से बहुत अच्छी बात बोली आपने। तो जो आपका, मैं कोर पे आता हूँ, जिस चीज के लिए आपकी देश दुनिया में पहचान है, जिस वजह से आपको राष्ट्र के बड़े बड़े अवार्ड मिले हैं, कनाडा की संसद में आपकी तारीफ हुई। इस सुपर 30 की शुरुआत कैसे हुई? आपने एक बड़ा काम किया है, बिहार के दर्जनों बच्चों को आपने आईआईटी तक पहुंचाया, जो प्रतिभा होने के बावजूद गरीबी की वजह से पढ़ नहीं पाते थे, कोचिंग नहीं ले पाते थे। आपने क्या सब कुछ, क्या सोचकर ये सब कुछ किया, और आज आप इस एक एग्जाम्पल को सेट करने के बाद कितने संतुष्ट फील करते हैं? नहीं, बहुत अच्छी बात आपने बताई कि सुपर 30 की शुरुआत हुई, पिताजी गुजर चुके थे, हमारे पास कुछ जीविका का साधन नहीं था, तो पटना के ही 1-2 लोकल कोचिंग में पढ़ाना स्टार्ट किया। पढ़ाने पर लोगों में चर्चा हुई, लोगों ने अप्रिशिएट किया कि ये बहुत अच्छा पढ़ा रहा है।
तो फिर लगा कि भाई आगे अब जीवन में रास्ता था कि भाई आप पढ़ाइए या तो किसी कोचिंग खोलिए, किसी कोचिंग का पार्टनरशिप बने। कोटा से बहुत ऑफर आ रहा था, दिल्ली से बहुत ऑफर आ रहा था। इस बीच एक बच्चे से मुलाकात हुई जो बेचारा पटना में काम भी करता था, किसी तरह से जीविका उपार्जन करता था और काफी मेहनती बच्चा था। तो मुझे अचानक उसको लगा कि दिन रात पढ़ता है और वैसा बच्चा आईए मैरून की रशियन किताब बना रहा है, अच्छा अच्छा सवाल को हल कर रहा है। तो मुझे लगा कि ऐसे बच्चों की ही मदद करने की जरूरत है। तो उस बच्चे से जो हमारे मन में भावना जागृत हुई, फिर हमने माँ के साथ डिस्कशन किया, भाई के साथ डिस्कशन किया। हम सौभाग्यशाली है कि हमारी माताजी और भाई ने पूरा साथ देने का वादा किया और साथ दिया भी। तो इस तरह से फिर 30 बच्चों को हमने रखा। 30 बच्चों से ज्यादा बच्चों की रखने की कैपेसिटी हमारे पास नहीं थी। 30 ही बहुत मुश्किल से हम लोग रख पाए, लेकिन 30 बच्चों को रखा। माताजी खाना खिलाने लगी, अब प्रणव देख रेख करने लगा, हम लोग पढ़ाने लगे। तो धीरे धीरे इस तरह से सुपर 30 का सिलसिला शुरू हुआ। अच्छा, जैसे अभी आपने खुद बताया कि उस समय 30 बच्चों से ज्यादा आपके पास रखने की फैसिलिटी नहीं थी, अब तो आप सक्षम हैं, काफी आगे बढ़ चुके हैं। तो अभी सुपर 30 ही क्यों, सुपर 40-50 क्यों नहीं? इसके पीछे क्या राज है इस 30 के नंबर के पीछे? अभी जैसे बहुत अच्छी बात आपने कही कि फिल्म के बाद लोगों की उम्मीद बहुत बढ़ गई। हर घर में टेलीविजन के जरिए या सिनेमा हॉल के जरिए बच्चों ने फिल्म देखी, तो बहुत ज्यादा डिमांड बढ़ने से, लोगों की उम्मीद बढ़ने से मैंने सोचा है कि इसको बड़ा किया जाए। तो बड़ा करने की तैयारी कर रहा था, काफी काम भी कर चुका था। इसी बीच कोरोना का ये दौर आया और सारी चीजें रुक गई हैं तत्काल। लेकिन अभी आने वाले 2-3 महीनों में मैं बहुत बड़ा, पिछले 1 साल से तैयारी कर रहा हूँ, सोच रहा हूँ, उसका प्लानिंग कर रहा हूँ, कुछ वर्चुअली बच्चों को पढ़ाऊं, ज्यादा से ज्यादा बच्चों को पढ़ाऊं, इसका प्रयास करूंगा। कई गवर्नमेंट ने भी मुझे अप्रोच किया कि भाई आप बच्चों को वर्चुअली पढ़ाइए। हमने कहा कि ठीक है भाई, आपका है निमंत्रण तो जरूर हम उस लोग बारे में पढ़ाएंगे। भी तो मैं पूछना वर्चुअल चाहता का हूँ, अभी पूछूंगा अभी आपसे। ये आपने अच्छी बात बोली, वो चीज मुझे भी पता थी, आपसे विस्तार में समझेंगे। पहले मैं एक बात जानना चाह रहा हूँ। आप कभी कुछ विवाद भी एक आध बीच में आए हैं, उनमें से काफी कैम्ब्रिज के बुलावे को लेकर वो एक हुआ था कि कैम्ब्रिज का जो लेटर आपके पास में था उसमें वर्ष 1993 लिखा हुआ था। देखिए, विजू मैथ्यू की जो किताब है सुपर 30 चेंजिंग द वर्ल्ड 30 स्टूडेंट एट ए टाइम, उसमें जो इंटरव्यू दिया है आपने, उसमें 1994 में कैम्ब्रिज के लिए आवेदन किया गया था। अगर कैम्ब्रिज के लेटर पर छपी तारीख और किताब में छपी तारीख अलग क्यों है? ये वही किताब है जिसकी लेटर का आपने मूवी लिखी? इनविटेशन जो था 1993 में आया था और जाना था 1994 में आया था। जाना था चूंकि मुझे 1994 में 1 अक्टूबर 1994 को मुझे ज्वाइन करना था। और ये सब बातें जान रहे हैं, जिस समय फिल्म आई थी, तो फिल्म आने के समय बहुत सारे लोग, मैं एक ही साथ बता देना चाहता हूँ इस तरह के सवालों का जवाब। तो इस तरह के बहुत सारे सवाल उठाए गए मुझ पर, बहुत सारा जलील करने का प्रयास किया गया, बेइज्जती करने के प्रयास की। ऐसे बच्चे जो हमसे पढ़े लिखे नहीं, उनसे गुवाहाटी में केस करवाया गया। उसके पीछे कुछ लोग थे जो चाहते थे कि मुझे परेशान कर दे। कैम्ब्रिज से मेरा लेटर आया, मैंने लेटर को सार्वजनिक नेट पर भी डाला, फेसबुक पर डाला, सोशल मीडिया में, इसमें कोई प्रश्न ही नहीं है कि नहीं आया। कई हमारे अखबार के उस समय के कटिंग है, लेकिन इस पर तो आज पहली बार आप प्रश्न उठा रहे हैं। और भी कई चीजों पर कई लोग तरह तरह का प्रश्न उठाते रहते हैं। ये आपने अच्छा बोला, आपने बड़े जीवन में संघर्ष किया है। और मुझे ऐसा पता चला कि एक समय ऐसा भी आया था जब आपने सोच लिया था कि बिहार को छोड़ देंगे। आखिर ऐसा क्या हो गया था? नहीं नहीं नहीं, कभी ऐसा नहीं हुआ। भी एक तो क्या बताए शर्मा जी, यहाँ पर साजिशों का एक जमावड़ा लगा हुआ रहता है कि लोग कहते बिहार क्यों छोड़ेंगे, इसी मिट्टी में मैं जन्म लिया हूँ, यहीं मैंने पढ़ाई की, यहीं सुपर 30 चला, यहीं इतना मान सम्मान हुआ। तो फिर ऐसी कोई बात नहीं है, तरह तरह की बातें रहती है। एक्चुअली वो वाला जो मामला है बिहार छोड़ने वाला, वो इससे संबंधित नहीं था जो नहीं आपके नहीं, विवाद बता बिहार रहे हैं। छोड़ने के लिए तो कभी हमने कहीं कहा ही नहीं। ये चीज इस तरीके से आ रही है कि आपकी मैरिज हुई है, अपर कास्ट में आपने मैरिज की है, उसको लेके इतना टारगेट हुआ था कि आपने उस समय बॉडीगार्ड तक रखने पड़े थे आपको। तो ये उसी समय की बात है कि लोगों ने कहा कि भाई आनंद कुमार जी जो है बिहार छोड़ के चले जाएंगे, इतने नाराज हो गए हैं। देखिए भाई, आप शर्मा जी, आप इंटरव्यू के दूसरे डायरेक्शन में ले जा रहे हैं। अपर कास्ट, लोअर कास्ट, आपने बिहार छोड़ने का बिहार कभी नहीं छोड़ने सोचा? की कोई ऐसी बढ़िया। बात ही नहीं हुई थी जिसपे हम बिहार छोड़ दें। अच्छा आनंद जी, अब आपके जो आज जिस जिस उस पे आपको अच्छा लगता है टॉपिक पे, उस पे पूछेंगे। केंद्र सरकार की एक योजना है
जिसमें वो आपके साथ आईआईटी की तैयारी करने वाले दलित छात्रों को फ्री में पढ़वाने की बात कर रही है। चर्चा है, नरेंद्र मोदी सरकार ने एक प्रस्ताव को सैद्धांतिक मंजूरी दी है, इसके तहत आप अनुसूचित जातियों के 400 छात्रों का मार्गदर्शन करेंगे और उन्हें आईआईटी एग्जाम के एंट्रेंस टेस्ट के लिए कोचिंग मुहैया करवाएंगे। तो अगर ऐसी कोई योजना है कि नहीं, पहली बात, और अगर है तो क्या योजना है वो, ऐसे कौन से 400 छात्र हैं जिनको अभी ऐसी पता नहीं, अभी इस योजना पर कोई बात गंभीरता से नहीं हुई है। मुझे आमंत्रण मिला था, लोगों ने बुलाया था सोशल जस्टिस से और कहा था कि अगर ऐसी कोई योजना बनाते हैं तो आप हमको मदद करिए, इतनी ही अभी बात है। तो अभी इस मामले में जो 400 छात्रों वाला फिगर हमारे पास नहीं, उसका चयन हुआ है, अभी कुछ उसमें कोई प्रक्रिया नहीं हुई है। हमने अपनी सहमति जताई थी कि हाँ मैं मदद करूंगा। चलिए बढ़िया। कारण जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा और निश्चित रूप से कुछ चीजें पीछे की और कुछ अभी तात्कालिक बातों पे की चर्चा हुई है। IITV भारत से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हम अपने दर्शकों से कहना चाहते हैं कि आनंद कुमार जी जैसे ही तमाम मशहूर और महत्वपूर्ण लोगों से हम आपकी इसी तरह से बात करवाते हैं। धन्यवाद।